डियर्स गुड इवनिंग। हम लोग जैसा कि आप लोग का 6 चैप्टर का पता है, आपको डायग्राम देख के पता लग गया होगा कि आपके चैप्टर का जो 6 चैप्टर है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है टॉपिक्स में, क्या है ये, इस डायग्राम का मतलब क्या है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे और यही बात करेंगे कि आखिर में ये जो हम अर्ध संरक्षी विधि जो पढ़ते हैं, ये अर्ध संरक्षी विधि है क्या और मेसेल्सन स्टॉल ने दिया क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने इस टॉपिक का। तो ये डायग्राम आप लोग अपने कॉपी पे पहले बना लेंगे जब भी थ्योरी क्वेश्चन लिखना हो। तो हम लोग को क्या होगा, ये डायग्राम, तो ये इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ध संरक्षी विधि किसका, प्रतिकृतिकरण का। सबसे पहले अगर बात करें हम डीएनए प्रतिकृति की, तो डीएनए प्रतिकृति कहने का मतलब है कि डीएनए जो होता है अगर वो डबल स्टैंड होता है, अगर एक सिंगल स्टैंड भी हो तो डीएनए एक नया रूप अपना फिर से खुद सेम टू सेम एक ऐसा ही डीएनए तैयार कर सकता है। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया ही प्रतिकृतिकरण कहलाती है और यही हम डीएनए प्रतिकृति पढ़ते हैं। तो एक पुराना डीएनए से एक नया डीएनए कैसे बनता है, यानी आधे हिस्से से एक पूरा हिस्सा बनना अर्ध संरक्षी विधि आपकी, इसी कारण इसे अर्ध संरक्षी कहा जाता है। तो इस अर्ध संरक्षी विधि की चर्चा, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो कि मेसेल्सन और स्टाल के द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया है। इस डायग्राम की चर्चा हम बाद में करेंगे, बाकी कॉपी पे आप इस डायग्राम को बना लेंगे। आगे हम देखते हैं मेसेल्सन स्टॉल का नियम। मेसेल्सन स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट है वो कब दिया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये नियम जो आपका है ये 1958 ईस्वी में दिया गया है, 1958। ये आपकी कौन सी, अगर हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं घुमा कर आते हैं, जैसे कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ दे कि मेसेल्सन स्टॉल के नियम या प्रयोग को लिखे, और कभी कभी क्या होता है कि डीएनए प्रतिकृति के अर्ध संरक्षी विधि का वर्णन करें। तो कभी दो तरीके से घुमा कर क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो दोनों तरीके आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इस विधि को करवाने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कैसा भी एक्सपेरिमेंट हो, हम लोग को किसी न किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो इनको क्या चीज़ पड़ा ज़रूरत, वो है आपके दो चीज़ है, ई कोलाई और नाइट्रोजन। इसके कारण भी है, कई लोग पूछते हैं कि हमने ई कोलाई का ही प्रयोग क्यों किया, इसके जगह बहुत सारे हम लोग के पास बैक्टीरिया थे, उसका भी प्रयोग कर सकते थे, पर ई कोलाई के पीछे एक रीज़न है। ई कोलाई का जो जीवन चक्र होता है वो आपका 20 मिनट में ही तैयार हो जाता है, यानी 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो 20 मिनट तक ही वो जो है डीएनए का प्रतिकृति करता है। तो हम कम समय में ये जान सकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति में क्या हम लोग को जो भी उदाहरण, जो रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो कम समय होने की वजह से हमने इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि कम समय में ये बहुत अधिक जनसंख्या तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग को पता लग गया कि हम लोग किस बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे, ई कोलाई। रीज़न क्या है कि इनका जीवन चक्र 20 मिनट का ही होता है और विशाल संख्या में संतति बनाते हैं। दूसरा हम प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन को। तो सबसे जो मेन भागीदारी होता है वो नाइट्रोजन बेस का होता है। डीएनए में नाइट्रोजन की संरचना उपस्थित होती है, जिस कारण हम लोग इसमें जो माध्यम, जो इन प्रयोग को, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो माध्यम लेंगे, वो माध्यम हमारा अमोनिया क्लोराइड हो जाए, जैसे कि उसमें भी NH4Cl आपका नाइट्रोजन के आधार पर नाइट्रोजन से मिलकर ये बना होता है। तो इस तरीक़ा से हम माध्यम अपना अमोनिया क्लोराइड लेंगे और हम नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। इसमें दो प्रकार के आपके नाइट्रोजन होंगे, एक N14 और एक N15। N14 जो कि सामान्य रूप से अपने आप प्रयोग किए लिया जाता है, पर यहाँ पे दो नाइट्रोजन लेने का मकसद है ये। पहला मकसद है कि जब हम अपकेंद्रण करवाते हैं, अपकेंद्रण में क्या होता है कि ढेर सारी चीज़ों को मशीन में घुमाकर छोड़ दिया जाता है। सेम आप अपने घर में जो एक्सपेरिमेंट सरफ को घुलने में किया जाता है, तो उस टाइम आप लोग देखते हैं घुमाते टाइम सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है, और उसके बाद अगर सरफ में कोई भारी कण हो गए तो वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से अपकेंद्रण की भी विधि करवाई जाती है। तो हम जब दो नाइट्रोजन का किसी बैक्टीरिया में यूज़ करेंगे तो भारी नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया नीचे ही रह जाएंगे अपकेंद्रण में, और हल्के नाइट्रोजन वाले आपके ऊपर आ जाएंगे। तो हम इन दो चीज़ों का प्रयोग क्यों किए, क्यों लेंगे, इसका रीज़न ज़रूर पता होना चाहिए। रीज़न पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ईजी भी लगेगा और टॉपिक भी आसान लगेगा। देखिए, टॉपिक से ही क्वेश्चन निकल कर आता है, और आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक है मेसेल्सन स्टॉल का नियम या एक्सपेरिमेंट प्रयोग जो भी हो। ईस्वी याद होना चाहिए कि 1958 में मिला है,
एक अर्ध संरक्षी विधि है और इसमें हमने 2 चीज़ें लिया, ई कोलाई, नाइट्रोजन। ई कोलाई इसलिए लिया क्योंकि इसका जीवन चक्र कम होता है और कम होने में क्या होगा, हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि कम समय में हम अधिक जनसंख्या तैयार करके उस पर अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन का इसलिए यूज़ किए क्योंकि डीएनए की जो संरचना है वो नाइट्रोजन से ही बनी हुई है। इसमें हम अपने 2 प्रकार के नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, एक हल्का जो N14 है और एक भारी जो N15 है। माध्यम हमारा अमोनिया क्लोराइड होगा NH4Cl। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी जो है ये क्लियर हो गई होंगी, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता लग गया। अब हम इन सारी चीज़ों को उठाएंगे और उनका प्रयोग करेंगे जैसे भी हो। पहला आप देख रहे हैं, पहला बैक्टीरिया देख रहे हैं ई कोलाई। तो आपने इसमें एक चीज़ देखी होंगी, ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार करेंगे जो केवल N50 से मिलकर बना होगा। तो N50 वाला ई कोलाई बैक्टीरिया हम लोग तैयार कर लेंगे और 20 मिनट के बाद हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो हम देखते हैं। तो ये हमारा जो भी बैक्टीरिया होगा ये टोटल कौन सा होगा, N50 वाला। इसमें हमने N50 डालकर एक बैक्टीरिया तैयार किया है जिसका डीएनए कैसा है, कुल N15। यहाँ पे जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये चारों डीएनए का जो टुकड़ा है, या नया बना है या पुराना जो हमने नया बनवाया, तो ये चारों आपका कैसा है, N15 है, क्योंकि हमने N15 डाल के बनवाया है। अब 20 मिनट के बाद हम क्या करते हैं कि उससे एक संतति आती है। संतति जो आएगी इसमें से सारा डीएनए थोड़ी चल जाता है, कोई 2 डीएनए यहाँ से निकल के इसमें जाएगा, वो दोनों डीएनए आपका कैसा जाएगा, N15 वाला जाएगा। कॉमन सा बात है कि हमारा जो हमारे पिता से कोई भी आधी चीज़ें आई हैं तो उनका डीएनए ही आया होगा। तो N50 वाला 2 डीएनए इसमें गया हुआ है। उसके बाद हमने इसमें मिलाया N14 वाला डीएनए, यानी हल्का डीएनए मिला दिया। तो अब क्या होगा कि भारी और हल्का मिक्स हो गया आपके। उसके बाद फिर 20 मिनट बाद हमने उसी संतति से फिर एक संतति बनवाया जिसमें फिर से N14 वाला डाला। तो एक आप लोग को बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ से अब जो 2 डीएनए निकल के आए होंगे, एक तो आपका 15 वाला गया होगा और एक कैसा गया होगा, 14 वाला गया होगा। और यहाँ पे हमने जो N14 मिलाया है, यहाँ पर ये आपके कैसे बने होंगे, तो ये आपके हल्के वाले बने होंगे। तो ये जो बैक्टीरिया आपका बना होगा ये कैसा बना होगा, आपका एक तो 15 वाला आएगा और एक 14 वाला, और हमने जो नया 2 तैयार किया वो कैसा होगा, आपका N14 वाला। तो इस तरीके से हमारा ये प्रयोग किया गया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसमें हुआ क्या, हमने एक ऐसा ई कोलाई तैयार किया जिसमें केवल कैसे थे आपके, जिसमें केवल N15 वाला डीएनए था। चारों डीएनए आपको दिख रहे, चारों डीएनए के स्ट्रैंड जो केवल N15 वाला है। इस N15 वाले से हम एक नई संतति तैयार करवाते हैं और उस नई संतति में हमने N14 डाल दिया है। जो नई संतति आई है, और नई संतति किसकी है, 15 वाले की। तो उसमें जो 2 पुराने डीएनए होंगे वो दोनों पुराने कैसे होंगे, आपके N15 वाले होंगे, N15 वाले होंगे। हमने मिलाया क्या, N14। तो अब जो 2 नए डीएनए तैयार होंगे उसी आधे के साथ जुड़कर वो आपका कैसा तैयार होगा, 14 वाला। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक हमारा 15 वाला है और एक हमारा 14 वाला, फिर एक 15, फिर एक 14। तो 2 नए वाले तैयार हुए, क्योंकि नए में हमने 14 वाला मिलाया है, तो 2 नए में आपको 14 वाले तैयार हुए। पुराने वाले हमारे 15 वाले थे, तो पुराने वाले आधा वाला हिस्सा क्या है, आपका 15 वाला है। अब यहाँ से फिर हमने एक और 20 मिनट बाद नई संतति तैयार की और उसमें भी फिर से N14 मिक्स कर दिया। यहाँ से जो गया होगा, जो पुरानी आपकी संतति है, एक तो आपकी 15 वाली संतति जाएगी ही, एक हिस्सा इसमें से जाएगा और एक हिस्सा आपका नया वाला जाएगा, यानी 14 वाला। तो एक पुराना स्ट्रैंड 15 वाला मिलेगा आपको और एक पुराना स्ट्रैंड 14 वाला, और हमने जो मिक्स किया है वो 14 वाला ही मिक्स किया है। तो अब इसमें ये तीनों चीज़ में आपको क्या दिखेगा कि ये तीनों स्ट्रैंड 14 वाले हैं और केवल एक स्ट्रैंड जो है 15 वाला है। इससे पता है एक चीज़ ये भी पता लगता है, हमने मेंडल का नियम पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि एक संतति जो होती है, एक जनक जो होता है, संतति देते 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 कहीं ना कहीं उसके डीएनए जो होते हैं अप्रभावी हो जाते हैं। अप्रभावी का मतलब कि वैसा लक्षण नहीं दिख पाता है एक संतति में।
तो इस चीज़ का भी ये आपका ये चीज़ दर्शाता है कि कैसे हो जाता है। जब हमने अभी इसको देखा कैसे गया, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हो गया तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करवाया, यहाँ पर अपकेंद्रण करवाया गया है। यहाँ क्या करवाया गया, आपका अपकेंद्रण करवाया गया। और इस अपकेंद्रण में जो माध्यम होता है वो आपका होता है CaCl, सीजियम क्लोराइड। आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपके टॉपिक में कहीं लिखा नहीं हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है कि सीजियम क्लोराइड में हम अपकेंद्रण करवाते हैं। अपकेंद्रण में पहली बार में जो डीएनए था टोटल भारी था, तो जैसे ही हमने अपकेंद्रण करवाया भारी डीएनए आकर नीचे बैठ गया, जैसे कि इसमें है। उसके बाद बीच में जो हम लोग को रिजल्ट मिला, इसमें क्या हुआ कि ना ऊपर गया और ना ही नीचे बैठा। इसमें हुआ क्या कि बीच में दौड़ रहा था। बीच में जाने का मतलब यहाँ पे सोचा गया कि कुछ तो ऐसा है। तो यहाँ देखा गया कि भारी और हल्के की जो संख्या थी वो दोनों बराबर थी, जिस कारण ये ना नीचे बैठे थे और ना ये ऊपर गया था, बीच में था। लास्ट में जो था, जो भारी N15 वाले थे वो हल्के भारी थे तो वो नीचे बैठ गए थे, और आपका N14 वाला जो था वो ऊपर, यानी जिसका घनत्व, जिसका भार कम था वो चला गया ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मेसेल्सन स्टॉल ने, और दिखाया कि कैसे जो हमने यूज़ किया है वो लास्ट में जा कर के अपना रिजल्ट दिखा दिया है। तो 1958 ईस्वी में मेसेल्सन स्टॉल के द्वारा डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी विधि दी गई। इन्होंने अपने प्रयोग में ई कोलाई अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया। अपने प्रयोग में नाइट्रोजन के समस्थानिक भारी व हल्के N14, 15 का प्रयोग किया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जो हमने प्रयोग किया है अपने भाषा में। मेसेल्सन एवं स्टॉल के द्वारा पहली बार ई कोलाई में N15 भारी नाइट्रोजन डाले गए, तो 20 मिनट पश्चात आने वाली संतति में N15 प्राप्त हुए। पुनः संतति में N14 प्रवेश कराया गया। पुनः 20 मिनट पश्चात आने वाली संतति N40 प्रवेश कराया गया। अंततः देखा गया कि N40 वाले डीएनए की संख्या अधिक और N15 वाली कम थी। अब इस डायग्राम को आप लोग देखेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। पहला जो हमने डीएनए लिया था, इस डायग्राम को ही आप लोग बनाएंगे, नीचे वाले डायग्राम को नहीं बनाएंगे, अपने बुक के डायग्राम को बनाएंगे, ज़्यादा नंबर मिलेगा क्योंकि बुक में क्लियर हर एक चीज़ें। ये आपके जो डीएनए है ये हमने तैयार किया है, जो कि कैसी है, आपकी 15 वाली डीएनए है। आपको इसमें रंग के अनुसार दिख रहा होगा कि दोनों डीएनए कैसी है, रेड है, यानी दोनों 15 वाली है। रेड वाली आपकी 15 है, ग्रीन वाली आपकी हल्की डीएनए है, 14 वाली है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमने मिलाया था, क्या मिलाया था, N14 मिलाया था। पुरानी इस दोनों में से एक एक डीएनए क्या हुआ है, इसमें चला गया है। एक इधर चला गया है आपका, एक इधर चला गया है। अब ये N14 वाला आपका इस हिस्से में क्या हुआ है, जुड़ गया, इस हिस्से में जुड़ गया। तो हमारा यहाँ दिख रहा है कि 2 पुराने डीएनए हैं और 2 हमने जो नई तैयार करवाई है। तो इस तरीके से यही आपका बीच में रिजल्ट गया था, जैसे कि नीचे आप केंद्रण में दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ से आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे। यहाँ आप लोग को खुद दिमाग लगाना है कि दूसरे में अब इसमें क्या जाएगा, खुद आप लोग सोचे। इसमें आपका एक ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है जो कि कैसा है, N14 है। एक आपको रेड हिस्सा दिख रहा है जो कि कैसा है, N15। यानी एक हम लोग का ये ग्रीन N14 निकल के जाएगा और एक हम लोग का क्या जाएगा, N15 जाएगा। जैसे इसमें 2 गया है, 2 नया बना, 4 हो गया। इसमें आपका 4 जाएगा, दिख रहा है ना, 4 दिख रहे हैं आपको। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। अधिकतर लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ 8 कैसे बन गया। यही चारों हिस्से आपके खुले हुए हैं और हमने क्या मिलाया है, N14 मिलाया हुआ है। तो पुराने वाले हिस्से में आप लोग क्या देख रहे हैं, 2 आपके 15 वाले हैं, 2 14 वाले हैं, और हम लोग जो 40 मिलाएंगे उसमें 14 वाला कितना बनेगा, आपका 4 बनेगा। तो पुराने वाले के छोड़कर आप जो नया वाला देखेंगे सारे 14 वाले हैं। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, 2 हम लोग के असली N14 वाले हैं और 2 में मिक्स है N14 और 15। तो यहाँ पर 2 रिजल्ट हम लोग को मिला है, एक तो हल्का और दूसरा भारी। तो यही रिजल्ट, यही डायग्राम आपको सेम टू सेम बनाने हैं और इसी डायग्राम पर फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जो भी लोग इस वीडियो को मिस करेंगे या इस टॉपिक को मिस करेंगे पक्का आगे जाके पछताएंगे। रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और पूछने के बाद ये टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है इसको क्लियर करना, क्योंकि अगर वीडियो को आप लोग मिस करेंगे तो कन्फ्यूज़न रह ही जाएगी किताब पढ़ने के बाद ही।
एक और टॉपिक की चर्चा करेंगे हम आज, आनुवांशिक पदार्थ के गुण। आनुवांशिक पदार्थ सबसे पहले है कौन सा, डीएनए या आरएनए? यही क्वेश्चन में कंफ्यूज है लोग कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ है क्या, डीएनए आरएनए? तो देखिए कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, कुछ में आरएनए है। पहले के टाइम में लोग आरएनए को ही जानते थे, डीएनए उनको नहीं पता था। पहले आरएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता था। धीरे धीरे अध्ययन के बाद पता चला कि आरएनए जैसा ही काम करने वाला डीएनए है, जिसको हमने आनुवांशिक पदार्थ कहा। पर डीएनए के पास कुछ ऐसी खासियत है जिसके कारण अधिकतर लोगों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया गया है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि आनुवांशिक पदार्थ निम्न में कौन है, डीएनए आरएनए, दोनों होगा, आप लोग दोनों को मारेंगे। यहाँ पे आपको कुछ लाइनें अंडरलाइन दिख रही होंगी। विषाणुओं में आरएनए, उदाहरण टोबैको, मोज़ेक वायरस, क्यूबिटा, बैक्टीरियोफेज आदि, ये आनुवांशिक पदार्थ। इनमें क्या है कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ केवल आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए की चर्चा नहीं है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। बाकी हम बात करेंगे किसका, आनुवांशिक पदार्थ के गुण का। आनुवांशिक पदार्थ के गुण का पहला गुण है आपका, यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। यह अपना प्रतिकृति का मतलब क्या, कि डीएनए खुद एक नया डीएनए खुद से बना सकता है, उसमें हम लोग की ज़रूरत नहीं है। एक डीएनए को निकाल दे तो एक और हिस्सा अपना ये खुद से बना सकता है। इसकी क्वालिटी यही है जिसके कारण हमने इसको आनुवांशिक पदार्थ कहा। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। उसके बाद सेकंड, इसे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर, मान लेते हैं कि आज एडेनिन बना, कल थाइमिन, आपका साइटोसिन, ग्वानिन। अब अगर ये स्थिर नहीं होता तो क्या होता है कि आज एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है, कल जाके साइटोसिन के साथ जुड़ गया। तो इस आधार पर अगर ये एक बार बन जाते हैं तो इनकी जो रासायनिक संरचना है, इनका जो जुड़ने का क्रम है वो स्थिर होना चाहिए। वो उनके आधार जो है वो हमेशा स्थिर होना चाहिए, चेंज होते नहीं रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या, कि अपना टू कॉपी खुद से तैयार कर सकते हैं, प्रतिकृति खुद बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी कि इनके रासायनिक संगठन स्थिर होना चाहिए। नहीं तो भाई स्थिर नहीं होगा तो क्या होगा, चेंज होते रहेगा, क्रम चेंज हो जाएगा तो हमारे शरीर का ढांचा भी चेंज हो जाएगा, इसलिए स्थिर होना जरूरी है। सेकेंड, इनमें धीमी उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। मान लेते हैं कि कि हमारे एक दादा है पूर्वज, उनमें अगर कुछ कमी पाई जाती है तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि हमारे दादा में था तो पापा में भी है, फिर उनके बच्चे में भी है, फिर उनके आने वाले बच्चे में भी है, फिर उनके आने वाले बच्चे में भी है? ऐसा नहीं होता है। अगर एक बैक्टीरिया के केस में देखा जाए तो उसमें होता है। अगर एक बैक्टीरिया खराब है और उससे अनेकों बैक्टीरिया जितने भी बनेंगे उसमें कमियां पाई जाएंगी, क्योंकि उसमें अलैंगिक होता है। हम लोग में लैंगिक जनन में क्या होता है कि हमारे डीएनए जब बनते टाइम में कुछ उत्परिवर्तन करते हैं। उत्परिवर्तन यानी क्रम में हल्का सा परिवर्तन होता है, जिसके कारण हो सकता है कि हमारे दादा में वो रोग था, हमारे पिता में हो, पर एक समय के बाद क्या होता है कि परिवर्तन के कारण वो चीज़ें हम लोग में नहीं होती है। अगर हम लोग में भी हो तो हमारे आने वाली संतानों में नहीं पाई जाएगी। तो विकास के लिए उत्परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है और ये क्वालिटी आनुवांशिक पदार्थ में होना चाहिए, तभी संभव है। तो पहला तो अगर आनुवांशिक पदार्थ किसी को बनाना है हमारे शरीर में तो उसके पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए। प्रतिकृति खुद से बनाना होना चाहिए। दूसरा, उनका रासायनिक संगठन स्थिर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उसमें जो भी धीमे समय के अनुसार उत्परिवर्तन होना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? विकास के लिए। ऐसे विकास नहीं होगा, लोग कम टाइम में ही मर जाएंगे। अगर परिवर्तन होते रहेगा तो ऐसे हमारा विकास चलते रहेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिकल्पित लेना चाहिए। देखिए क्या, अभिव्यक्त होना चाहिए। बोला गया है कि इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। मेंडल के लक्षण, जैसे कि उन्होंने ये आपका 3:1, फिर से आपके 9:3:3:1, जो भी चीज़ें आपने फिनोटाइप में पढ़ा है, 3:1 में रिजल्ट क्या मिला हम लोग को,
तीन चीज़ें एक जैसी, जबकि एक चीज़ जो देखा जा रहा है बिल्कुल अलग। क्यों? उत्परिवर्तन के कारण। तो मेंडल के जो लक्षण दिए गए हैं उस मेंडल के लक्षण के रूप में भी या उनके नियम के अनुसार इससे अभिव्यक्त होना चाहिए। तो उत्परिवर्तन भी उन्होंने ही बताया। अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें तब पता लगता है कि मेंडल भी वही कहना चाहते थे जो आपका 6th चैप्टर कह रहा है। तो 6th चैप्टर तो आपका मेंडल के कारण ही बना है, बस हम गहराई से देख रहे हैं कि RNA क्या करता है, कैसे काम कर रहा है, DNA क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। बाकी इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं हल्का कौन किया? मेंडल ही करके गया है। मेंडल नहीं होते तो आज हमारा ये चैप्टर नहीं होता। तो इन चीज़ों को आपको कंप्लीट करना कि अगर हमारे शरीर में किसी को अनुवांशिक पदार्थ बनाना भी है तो भाई पहला शर्त आपका कि तुम खुद अपना रूप खुद से तैयार करना, प्रतिकृति खुद होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि अगर एक बार जो भी चीज़ें बना देते हो चेंज नहीं होना है, यानी रासायनिक संगठन स्थिर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई कमी होती है तो उत्परिवर्तन के कारण उसे सही कर दो ताकि हमारा विकास हो सके। देखिए इसको नॉर्मल भाषा में कैसे याद करना है। और चौथा है हमारे मेंडल साहब का नियम का पालन करना है। तो प्रतिकृति स्वयं होना चाहिए, रासायनिक संगठन हमेशा स्थिर, और कभी कभी समय के अनुसार उत्परिवर्तन होना चाहिए ताकि विकास हो। चौथा मेंडल के लक्षण का रूप अभिव्यक्त होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट ही आपको लिखना है अनुवांशिक पदार्थ के गुण में। चारों पॉइंट को याद कर ले, एक भी पॉइंट मिस ना करें। एक भी पॉइंट मिस करेंगे आपका नंबर कटेगा। तो चारों पॉइंट को आपको लिखना है और बिल्कुल आसान से समझ जाए कि आज के बाद रसायन अनुवांशिक पदार्थ अगर किसी को बनाना है तो हम लोग को कौन कौन सी शर्तें उसको देना है। और दूसरी चीज़ है आपका, आज हमने देखा जो मेसेल्सन स्टॉल का नियम। तो एक आप जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में आपको 2 तरह के पेंसिल का यूज़ करना है। पेन यूज़ मत करिएगा डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि पेन डायग्राम यूज़ करते ही नंबर कटने का चांस होता है, क्योंकि पेन के वजह से हो सकता है आपकी कहीं मिस्टेक हो तो काटना पड़ जाए। पेंसिल हो तो क्लियर बनता है। तो पेंसिल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या करिएगा आप लोग, हम 2 तरह की पेंसिल का तो नहीं, एक को आप हल्का कर दीजिएगा और दूसरे जो भारी DNA उसको गाढ़ा कर दीजिएगा, तब डायग्राम एकदम आसान हो जाएगा और देखने वाले को समझ में भी आ जाएगा। जब N15 और 14 लिखेंगे तो 14 वाले को हल्का पेंसिल चलाना है और 15 वाले को आपको क्या कर देना है, गाढ़ा कर देना है। और तब इस डायग्राम को, और हाँ डायग्राम में ये नहीं कि आपका बस DNA बन गया, इस अपकेंद्रण को भी दिखाना है आपको। ये अपकेंद्रण भी दिखना होना चाहिए, अपकेंद्रण विधि भी, कि इसमें हमारा भारी हिस्सा नीचे बैठ गया है, बीच में है, भारी आगे है, हल्का। तो ये भी चीज़ें आपको दिखानी है। दोनों डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इनकी चीज़ें जो भी ये दिने इन्होंने दिया है, लिखा है, ये आपको नीचे लिखना है, तब जाके आपका 5 में 5 मार्क्स बनता है। तो इस वीडियो को मिस किए बिना लास्ट तक देखते हुए लाइक, कमेंट, शेयर और कोशिश करेंगे कि सब्सक्राइब थोड़ा बढ़ाते जाएं। आगे हम ऐसा ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन का 6 चैप्टर का ही कोई ऐसा क्वेश्चन एक अलग सा लेकर आएंगे जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। तो 6 चैप्टर का ही हम लॉन्ग क्वेश्चन लेकर इस फिर से एक वीडियो में आएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर ले और जिसको डाउट हो वो कमेंट कर देंगे वीडियो में।